हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार पिछले कई वीडियोज़ से आनुवंशिकी का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं मेंडल साहब के कार्यों और उनके योगदान के बारे में। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा बिंदु है वो क्या है? मेंडल के योगदान का श्रेय उन्हें जीते जी नहीं मिला। ठीक है ना? जो उन्होंने कार्य किया आनुवंशिकी के क्षेत्र में और जिस तरह से महानतम काम उन्होंने किया, ठीक है ना? तो उसका जो श्रेय उनको मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला। मरणोपरांत उनको सम्मान मिला, जीते जी उनको नहीं मिला, जबकि समय बहुत था। ठीक है? 1866 का लगाइए हिसाब, 1866 और फिर 1884 में ये स्वर्गवासी हुए। तो 66 में प्रकाशन हुआ इनके द्वारा किए गए कार्य का, ठीक है? और 84 में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो काफ़ी टाइम था और इस टाइम पे इस इतने टाइम रहने के बावजूद इनको वो श्रेय नहीं मिला, ठीक है? जितना जिसके ये हकदार थे, जितना इनको मिलना चाहिए था। क्योंकि आप सबको पता है पिछले कई वीडियो से हम मेंडल के बारे में बताए, उनके नियम, उनके प्रयोग के बारे में विधिवत जितना आपके कोर्स में उससे कहीं आगे हम डिटेल से अध्ययन कराए हैं, कर चुके हैं। ठीक है ना? तो जिस प्रकार से उन्होंने 3 नियम 2 प्रयोगों के द्वारा दिया, पहला एक जीन की वंशागति का प्रयोग, 2 जीनों की वंशागति का प्रयोग और 3 नियमों की यदि हम बात करें तो प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और साथ में एक स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ठीक है ना? ये जो तीनों नियम, 2 प्रयोग और 3 नियम, ये आनुवंशिकी के आधार स्तंभ बने हैं। क्योंकि उस टाइम पे आनुवंशिकी के क्षेत्र में बहुत ही ना के बराबर लगभग काम हुआ था। ठीक है? तो उस टाइम पर इन्होंने जो अपना कार्य और लगातार जो साधना किया 14 वर्षों तक, ठीक है ना? तो वो जो साधना हुई, वो जो कार्य हुआ, उसका परिणाम जो मिलना चाहिए था, जो उनको श्रेय मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो आइए समझते हैं कि इसके बड़े कारण क्या हैं, जिनकी वजह से इतने महानतम वैज्ञानिक को उनका उनके जीवन में श्रेय उनको मिला नहीं। मरणोपरांत फिर चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन उनके जीवन में जो उन्होंने, व्यक्ति को क्या होता है कि जब कोई कार्य करता है तो लगता है उसकी प्रशंसा उसके सामने हो जाए तो थोड़ा सा मन आनंदित होता है, हृदय को थोड़ा सा अच्छा लगता है, परंतु इनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये हुआ। तो मेंडल और उनके योगदान का श्रेय उन्हें क्यों नहीं मिला उनके जीवन काल में? तो पहली बात तो सीमित प्रकाशन। उस समय क्या था कि कोई ऐसे सुलभ साधन थे नहीं, इतना ज़्यादा व्यापक कोई साधन नहीं थे, जिसकी वजह से जो इनके द्वारा प्रकाशित किया गया जो विषय वस्तु है उसको जन जन तक फैलाया जाए। ठीक है ना? दूसरा क्या था? वैज्ञानिक भाषा की कठिनाई। अब क्या होता है कि शोध पत्र में जो भाषा लिखी गई वो सांख्यिकी विश्लेषण और उस समय के अधिकांश वैज्ञानिकों के लिए कठिन था। कारण ये था कि भाई आनुवंशिकी की जो भाषा है वो वैसे भी कठिन है। आप भी अंदाज़ा लगा के देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि आनुवंशिकी को नहीं जानेगा या पहली बार सुनेगा तो उसके शब्दों को कैसे समझ पाएगा? ठीक है? तो एक कठिनाई भी थी उसमें। सीमित प्रसार के साधन भी थे। क्या होता था कि उनके शोध की प्रतियां बहुत कम थी, इतना ज़्यादा प्रतियां भी नहीं थी कि व्यापक तरीके से इसको फैलाया जाए। तो प्रचार प्रसार के जो साधन थे वो सीमित थे। समकालीन जो वैज्ञानिक थे, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उनकी उदासीनता। उस समय जितने भी विश्व स्तर के अग्रणी वैज्ञानिक थे वो सब उलझे हुए थे विकासवाद को लेकर के, तो इनकी तरफ किसी का ध्यान गया ही नहीं और आनुवंशिकी को कोई महत्वपूर्ण बिंदु माना भी नहीं। यही कारण था कि उस समय ये इनके नियमों को लेकर के बाकी जो वैज्ञानिक थे ये उदासीन थे। मेंडल की विनम्रता और प्रचार से दूरी। तो ये इतना ज़्यादा अपने कार्य को लेकर के किसी से ज़्यादा कहे भी नहीं और ये इतने विनम्र थे कि प्रचार प्रसार पर बहुत विश्वास नहीं रख पाए कि हम प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ करके करें। तो ये एक कमी उनकी भी थी जिसकी वजह से ये हुआ। और एक बड़ा कारण जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कि ये पहली बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने जीव विज्ञान के प्रयोग के परिणाम की गणना गणितीय अवधारणा पर किया था। यानी सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा इन्होंने जो प्रयोग किया था उनका विश्लेषण किया था, उनके परिणामों को विश्लेषण किया था।
तो एक एक विश्वसनीयता उस टाइम पे गणित का प्रयोग जब हो रहा है जीव विज्ञान में, तो एक विश्वसनीयता भी नहीं थी। जबकि इन्होंने बाकायदे प्रयोग किया और उसके परिणामों की गणना गणित सांख्यिकी के द्वारा किया, जिससे प्रयोगों का जो परिणाम था वो पुष्ट हुआ। तो ये सब ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इनको श्रेय नहीं मिला। अब 1884 जब इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद कई वर्षों तक ये बातें दबी रह गईं। लेकिन फिर 3 वैज्ञानिकों की तिगड़ी आई, ये तीनों मिल करके और मेंडल के नियमों को पुनः खोजा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है। कौन कौन है? ह्यूगो डी व्रीज नंबर 1, कार्ल लॉरेंस और ई वान सरमाक यानी एरिक वान सरमाक। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1900 में, कब? 1900 में, ठीक है, 1900 में पुनः से मेंडल के नियमों को खोजा। यानी जिस तरह से मेंडल ने नियम प्रतिपादित किए थे, उन नियमों की पुनः खोज किया, उसकी गणना किया और ये बताया कि मेंडल साहब ने जो 1866 में प्रकाशन करवाया था, वो जो नियम है वो आनुवंशिकी के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बोले कि ये सारे जो नियम है वो सही हैं और इनकी प्रायोगिक पुष्टि भी होती है। इसलिए तब जाकर के दुनिया के सामने फिर से मेंडल के नियमों को लाया और तब जाकर के मेंडल के इस महानतम कार्य को स्वीकार किया गया और उनको सम्मान मिला। लेकिन उनके जीते जी तो बिल्कुल नहीं मिला। तो इस प्रकार से मेंडल ने जो कार्य किया, उस कार्य को, उस महानतम कार्य को सन 1900 में वो श्रेय मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन दुर्भाग्य था कि तब तक मेंडल साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, वो चले जरूर गए, लेकिन आनुवंशिकी के क्षेत्र में वो अपनी अमिट छाप छोड़ करके गए हैं, ठीक है। इसलिए उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए, उनके कार्य को नहीं भूलना चाहिए। तो ये तो कुछ बातें थी जो मेंडल साहब के जीवन और उनके कार्यों से जुड़ी हुई थी। इसको जानना जरूरी था, इसलिए हम आपके सामने इसको लेकर के आए। वीडियो थोड़ा छोटा अवश्य है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आगे चलकर इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस अंतिम में सबसे एक बार फिर से आग्रह कि आप अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट जरूर देंगे, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको क्रम से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं की जो आपकी जीव विज्ञान है, उसका एक एक बिंदु, चाहे वो महत्वपूर्ण हो या ना हो, हम सब आपके सामने ले के आएंगे। और ये हमारा एक सिद्धांत है, एक विश्वास है कि आपको हम जीव विज्ञान में कमज़ोर नहीं रहने देंगे। आपको हर एक बिंदु का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करवाएंगे। इसी वादे के साथ अब आगे की वीडियो के इंतज़ार करिए। धन्यवाद सभी का।